नमस्कार मित्रों। कल हम चर्चा कर रहे थे ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं की। उन्हीं विशेषताओं के क्रम में हम आज आगे ब्रिटिश संविधान की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं की और चर्चा करेंगे और उसके बाद में अपने कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। उन्हीं विशेषताओं में से एक विशेषता है इकहरी नागरिकता। मित्रों, इकहरी नागरिकता ब्रिटिश संविधान की अपनी एक मौलिक विशेषता है। अगर इकहरी नागरिकता के प्रावधानों की बात करते हैं तो यह सबसे पहले ब्रिटिश संविधान में ही देखने को मिलती है। अब वहाँ इकहरी नागरिकता रखने का अपना एक विशिष्ट कारण था। वहाँ व्यक्ति केवल संघ का नागरिक कहलाता है। इसके अलावा वहाँ नागरिकों को जिलों का या प्रांतों का नागरिक कहलाने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ यदि अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में व्यक्ति दोहरी नागरिकता का वर्ण किए हुए हैं। एक तो वह व्यक्ति वहाँ के प्रांतों का नागरिक कहलाएगा और दूसरा संघ का नागरिक तो वह है ही। तो अमेरिका का व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता होती है। ड्यूअल सिटीजनशिप अमेरिका के लोगों को मिली हुई है। लेकिन अगर दूसरी ओर भारत की बात करते हैं तो भारत में प्रांत होते हुए भी इकहरी नागरिकता के प्रोविजन को स्वीकार किया गया है। हालांकि इसके अपने कुछ ऐतिहासिक कारण रहे हैं कि भारत शुरू से ही स्वतंत्रता की बेड़ियों में जब रहा तो संविधान निर्माताओं को ऐसा लगा कि हमको सभी दृष्टिकोण से केंद्र को मजबूत रखना है और इसी तथ्य को ध्यान रखकर उन्होंने सभी नागरिकों को केवल संघीय नागरिकता प्रदान की है, यानी इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। विश्व में एक देश ऐसा भी है जहां नागरिकों को ट्रिपल सिटीजनशिप प्राप्त है। तिहरी नागरिकता वहाँ के नागरिकों को मिली हुई है और वह देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को ट्रिपल सिटीजनशिप प्राप्त है। वहाँ व्यक्ति संघ का नागरिक कहलाएगा, उसके बाद में कैंटन का नागरिक कहलाएगा। वहाँ प्रांतों को कैंटन कहा जाता है, तो कैंटन का नागरिक कहलाएगा और फिर वह व्यक्ति म्यूनिसिपैलिटी का नागरिक भी कहलाता है। तो स्विट्जरलैंड के नागरिकों को तिहरी नागरिकता है। इसके अलावा दुनिया के किसी देश में तिहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, लेकिन दोहरी नागरिकता का प्रोविजन बहुत से देशों में लागू है। अपने यहाँ भारत में इकहरी नागरिकता है और ब्रिटेन में इकहरी नागरिकता है। क्योंकि ब्रिटेन में तो प्रांत है ही नहीं, तो वहाँ दोहरी नागरिकता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन भारत में प्रांत होते हुए भी इकहरी नागरिकता यहाँ के नागरिकों को मिली हुई है। यहाँ जब अपन किसी भी प्रकार का जब फॉर्म भरते हैं और उसमें सिटीजनशिप का कॉलम आता है तो अपन केवल उसमें इंडियन या भारतीय लिखते हैं। तो यहाँ के नागरिकों को केवल सिंगल सिटीजनशिप है। इसी प्रकार एक अगला टॉपिक ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्थापिका को लेकर है। मित्रों, वहाँ की जो संसद है वो द्विसदनीय है, यानी वहाँ द्विसदनीय संसदात्मक व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। वहाँ संसद के दो सदन हैं। पहला लोक सभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं और दूसरा कॉमन सभा जिसे हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, यानी निम्न सदन उसको कहा जाता है। तो ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्थापिका के प्रावधान को अपनाया गया है और उसी के मॉडल पर भारत में भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। भारत में भी संसद के दो सदन हैं,
पहला राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है और दूसरा लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है। अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में जो कांग्रेस है उसके भी 2 सदन हैं। वहाँ संसद को कांग्रेस कहा जाता है और वहाँ द्विसदनीय कांग्रेस है। वहाँ जो उच्च सदन है वह है सीनेट। अमेरिका में उच्च सदन सीनेट को कहा जाता है और निम्न सदन जो वहाँ है वह उसे प्रतिनिधि सदन कहते हैं। तो दुनिया के बहुत से देशों में द्विसदनीय विधानमंडल है, लेकिन अगर बात राजस्थान की या भारत के अन्य प्रांतों की करें तो भारत के बहुत से प्रांत ऐसे हैं जहां एक सदनीय विधानमंडल है। केंद्र में तो द्विसदनीय संसदात्मक व्यवस्था है, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां आपको एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था देखने को मिलेगी। उनमें राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल, बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां एक सदनीय विधानमंडल है और कुछ राज्य ऐसे भी हैं भारत में जहां द्विसदनीय विधानमंडल है। तो ये मॉडल उसी से मिलता जुलता है। तो जो ब्रिटेन की विशेषताओं की जो अपन ने बात की, इससे इन विशेषताओं से ब्रिटेन के संविधान का एक मोटा मोटा खाका, एक मोटा मोटा आधार आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा, ऐसा मेरे को उम्मीद है। अब हम आगे चर्चा करते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था की। प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था, देखिए मित्रों, ब्रिटेन में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रतीक सम्राट या राजा को माना जाता है और वास्तविक कार्यपालिका का प्रतीक प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। पिछले कुछ वर्षों से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद इतना पॉपुलर हो गया, इतना शक्तिशाली हो गया कि ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था तक कहा जाने लगा। बेजहॉट ने एक पुस्तक लिखी, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, और इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि 1945 के बाद से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का वर्चस्व बहुत बढ़ गया, अर्थात प्रधानमंत्री की शक्तियां बहुत बढ़ गई। इसलिए वहाँ की शासन व्यवस्था को आजकल प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था भी कहा जाने लगा है। अगर ब्रिटेन के किसी भी क्षेत्र को देखते हो, चाहे वो मंत्रिपरिषद हो, चाहे वह संसद हो, चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे वह विदेश संबंधों से संबंधित कोई मामला हो, सभी में प्रधानमंत्री की भूमिका आपको बहुत स्पष्ट नजर आएगी। अगर भारत में भी बात करते हैं तो भारत में भी बहुत से प्रधानमंत्री ऐसा हुए जिनका सत्ता पर बहुत प्रभाव रहा और इवन यहाँ तक प्रभाव रहा कि उस समय की सत्ता को प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाने लगा। आज भी ऐसा हो गया क्योंकि अब पार्टी की पहचान गौण हो गई, दलीय पहचान गौण हो गई और व्यक्ति का प्रभाव बहुत उभर कर सामने आया है। अब जैसे आज अगर बात करें तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि बीजेपी का प्रधानमंत्री मोदी, सब ये कहेंगे कि मोदी की बीजेपी या सोनिया गांधी की कांग्रेस या मायावती की बसपा या मुलायम सिंह यादव की सपा। पहले जहां दल से व्यक्ति की पहचान होती थी वह अब व्यक्ति से दल की पहचान में बदल गई। तो यह एक प्रभाव व्यक्ति का उस पार्टी में दिखाई देता है और ये लगभग भारत की सभी राजनीतिक दलों में ये प्रभाव दिखाई देता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे।
नमस्कार, धन्यवाद।